एवरीवन, ऑल अलग क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक अहम टॉपिक यानी छत्तीसगढ़ जुडिशल सर्विस से संबंधित जो है ये 2020 में पूछे गए सॉल्व पेपर है। मैं जो लेटेस्ट पूछे गए हैं, अभी हाल में इसके मेंस का पेपर देना बाकी है और ये 2020 में अभी हाल ही में पेपर्स हुए थे। इसका सॉल्व पेपर मैं आपके सामने लाया हूँ। 50 ऑलरेडी बता चुका हूँ और 51 से मैं शुरुआत करूँगा। दोस्तों, मैं आपसे छोटा सा दरख्वास्त करूँगा कि अभी तक जो हमारे चैनल है ऑल अलग क्लासेस चैनल है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले मैं, ताकि आपको MCQ पूरा का पूरा हमारे साथ रोडली कंप्लीट होता जाएगा। आपका धीरे धीरे पूरे तरीके से आपको उसमें MCQ में पकड़ हो जाएगी। एवरीवन दोस्तों, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ये सवाल नंबर 51 है। 51 में जो है क्या कह रहा है कि 51 संपत्ति अंतरण अधिनियम में किस धारा में संपत्ति जो है ट्रांसफ़र के बारे में परिभाषित करती है, यानी 51 के बारे में क्या है, क्या कहती है, संपत्ति अंतरण धारा के संपत्ति तो धारा 5 में बात करती है। ठीक है, अब कौन अंतरित कर सकेगा, ये धारा 6 में बताया गया है। अब हम 52 की बात करेंगे। 52 में क्या कह रहा है, यदि दान प्रतिग्रहण करने से पूर्व आदाता की मृत्यु हो जाती है, जो दान है वो एक्सेप्ट करने से पहले क्या है, जो जिसे दिया जाता है वो मृत्यु हो जाती है, तो दान क्या हो जाएगा, तो दान शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दान शून्य हो जाएगा। 52 का C होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 53 में है कि 53 में क्या कह रहा है कि केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किए गए मुकदमे में पतवादी के रूप में नामित किए जाने वाले प्राधिकारी कौन होंगे, यानी जो केंद्रीय सरकार के विरुद्ध जो है किए गए वाद में पतवादी के रूप में नामित किए जाने वाले प्राधिकारी कौन होंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, तो 53 का आपको जो है ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संबंधित विभाग का मंत्री या भारत संघ। तो 53 का आप क्या लगाएंगे, 53 का तो आपका जो है लगाएंगे यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ। क्या लगाएंगे, भारत संघ। ओके, अब बात करते हैं 54। तो 54 में क्या है कि 54 में देखते हैं, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री का किसी भी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 100 के अधीन द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में हो सकेगी यदि अंतर्निहित है, यानी क्वेश्चन विधि के संबंधित जो प्रश्न है, जो सलाट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो, फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, तथ्य संबंधित जो प्रश्न हो, और C कहता है विधि एवं तथ्य से संबंधित प्रश्न हो, संबंधित प्रथम और विधि का सारवान प्रश्न हो, तो जो इसका उत्तर आएगा वो D आएगा, विधि से सारवान का प्रश्न हो, विधि का सारवान प्रश्न हो। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में है, मिथ्या यत्न करने वाले दावों पत्रक्षाओं को प्रतिक्रियात्मक खर्च हेतु न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन अधिकतम कितनी राशि के लिए आदेश पारित कर सकेगा, यानी मिथ्यात्मक करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं की प्रतिक्रियात्मक खर्चे हेतु न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन अधिकतम कितनी राशि के लिए आदेश पारित कर सकता है। तो 55 का आप देखिए कितना का कर सकता है, तो आप 55 का देखेंगे, ध्यान से देखिए। 55 का जो है, 55 का जो आप ध्यान से देखेंगे तो 55 का जो है B है। ऑप्शन कौन सा आंसर है, 3000 जो है प्रतिक्रियात्मक दावे जो है परेशान किया जा रहा है, तो उस तरीके से इसे यहाँ पर 3000 की बात की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं 56 में ये क्या कह रहा है, सिविल प्रक्रिया संहिता यानी व्यवहार प्रक्रिया संहिता निर्णय के पूर्व कुर्क का प्रावधान कहाँ दिया गया, निर्णय के पूर्व कुर्क का प्रावधान क्या दिया गया है, तो 56 में जो है C दिया गया है, यानी आदेश 38 नियम 5 में दिया गया। कहाँ दिया गया है, आदेश 38 और नियम 5 में दिया गया है। ओके, अब बात करते हैं 57 की। 57 में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 में उपनिधित है। तो 57 का है, तो 57 का जो है आदेश 5 में उपनिधित है, तो क्या है, तो आप आदेश 5 तो जानते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, समनों का निकाला जाना और उनकी तामील। ठीक है, अब बात करते हैं 58। 58 क्या है, 58 है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपनिधों के अंतर्गत अभियोजनों को संशोधन किया जा सकेगा। कब किया जा सकेगा, 58 का जो है कब किया जा सकेगा,
विचारक न्यायालय के समक्ष, केवल प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष, केवल द्वितीय अपील न्यायालय के समक्ष। डी कहता है विचार न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय अथवा द्वितीय अपील न्यायालय में किसी भी समक्ष। तो उत्तर है डी, यानी विचारण न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय अथवा द्वितीय अपीलीय न्यायालय में किसी भी के समक्ष की जा सकती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, सिविल प्रक्रिया संहिता, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंधों के अंतर्गत वेतन के प्रभाव कुर्क अधिकतम अवधि के लिए जारी रहेगा। तो कुर्क अधिकतम अवधि के कितने लिए जारी होगा, तो उसका आंसर है सी 24 माह का। कितना रहेगा, 24 माह तक। ठीक है, अब बात करेंगे प्रारंभिक डिक्री की जा सकती है। तो प्रारंभिक डिक्री की जा सकती है तो बंटवारे के लिए भी की जा सकती है, पार्टीशन के लिए की जाती है, कब्जा यानी मदद लाभ के लिए भी, के साझेदारी के लिए, उपरोक्त में सभी। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, किसी आदेश की अवज्ञा को, कोई भी आदेश है उसकी अवज्ञा को जो है भंग करने पर सिविल कारागार में अनधिक अवधि के लिए कितने निरुद्ध किया जाएगा। तो 61 के क्या होगा, तो 61 का जो है कितना होगा, 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 साल। तो इसका जो आंसर है डी है, 1 साल होगा। क्या है जो है इसका डी क्या कर रहा है, 1 साल के लिए। ओके, भूला नहीं, 1 साल के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे मैं क्वेश्चन नंबर 62। लोकपुट के बाद के लिए उपबंधित किया गया है। तो लोकपुट के बाद के लिए उपबंधित किया गया है, कब किया गया है, तो इसका जो आंसर है 62 का बी है, यानी 62 का 92, धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। जहां किसी पक्षकार की मृत्यु की सुनवाई के समाप्त पर कितु निर्णय उद्घोषित करने से पूर्व हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो है 63 का क्या करेगा, तो 63 का जो है डिलीट माना है। वैसे यह माना जाएगा कि निर्णय पक्षकार की मृत्यु होने पर पहले उद्घोषित किया गया, तो ये सही आंसर नहीं मिल पाया, इसलिए उसे क्या है, इसे जो है डिलीट माना गया। क्या माना गया दोस्तों, इसे वहाँ का जो छत्तीसगढ़ जो है आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। अब बात करेंगे 64। कोई पक्षकार क्या है, कोई पक्षकार सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने के आदेश को कितने दिन तक अभिवचन संशोधन नहीं करता है, तो न्यायालय की अनुमति के बिना वो संशोधन नहीं कर सकेगा। कितना, 14 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन। तो जो है इसका 64 का, तो 64 का क्या कह रहा है, 64 का ए, 14 दिन क्या है। ठीक है, यानी 14 दिन। अब 14 दिन क्या कह रहा है कि 14 दिन के जो है कोई पक्ष का सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने के आदेश के कितने दिनों तक अभिवचन में संशोधन कर सकता है, 14 दिन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं विबंध क्या है। अब 65 है, 65 जो है विबंध क्या है, इसके बारे में छत्तीसगढ़ ने ट्वीट कर दिया है। ओके, अब बात करते हैं 66 उचित अभिरक्षा में प्रस्तुत 30 वर्ष पुराने दस्तावेज से संबंधित। तो ये 66 है, और 66 का जो ऑप्शन है वो 66 का ऑप्शन जो बी क्या कहता है, बी, न्यायालय इनके निष्पादन किए जाने के लिए उपधारा कर सकेगा। ओके, न्यायालय इनके निष्पादन करने किए जाने के लिए उपधारा कर सकेगा। अब बात करते हैं 67, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में निम्नलिखित हेतु शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है भारतीय साक्ष्य में, प्रिपरेशन, मोटिव, इंटेंशन, प्रिपरेशन, कंडक्ट, मोटिव, आ से जो है ये शामिल नहीं है। ठीक है, आ से शामिल नहीं है, मोटिव है, प्रिपरेशन है, कंडक्ट है धारा 8 में। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत जो है किसी लोक सेवक को शासकीय विश्वास में दी गई सूचना प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा के तहत किसी लोक सेवक को शासकीय विश्वास में दी गई सूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसका जो आंसर क्या है, बाध्य नहीं किया जा सकता 68 का। तो 68 का जो है आंसर जो है 68 का क्या होगा, आप बताइएगा। 68 का ये धारा बी होगा। ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको जो देना है धारा 24। ओके,
अब बात करते हैं 69 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धारा आपराधिक मामले से संबंधित नहीं है? तो धारा 23 आपराधिक संबंधित मामले नहीं है, सिविल से रिलेटेड है। ओके, अब बात करते हैं 17 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक कितने वर्ष पुराने जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर डिजिटल हस्ताक्षर की वैधता के बारे में न्यायालय अवधारणा कर सकेगा? तो 5 वर्ष। कितने? 5 वर्ष पुराना। ओके, अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 71 का। तो 71 का हम देखें क्या नहीं सही सम्मिलित है, आपको बताना है। क्या नहीं सही सम्मिलित है, आपको बताइए क्या नहीं सही सम्मिलित है। अब निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? क्या नहीं सही सम्मिलित है देखेंगे तो इसमें जो है विशेषज्ञ की राय, एक्सपर्ट ओपिनियन की जो राय है वो 45 में बताया गया है। द्वितीयक साक्ष्य नहीं बताया गया है, द्वितीयक साक्ष्य नहीं बताया गया है, ये सही सम्मिलित नहीं है। सूचक प्रश्न निर्धारक 143 में बताया गया है, साक्ष्यों की संख्या 134 में बताया गया है। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत चेष्टा का सिद्धांत दिया गया है? किस धारा में दिया गया है? तो धारा 6 में दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 73 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है। प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य, प्रत्यक्ष दस्तावेज साक्ष्य, द्वितीय परिस्थित जन साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है ये सही से नहीं बताता है। प्राइवेट दस्तावेज क्या है? तो प्राइवेट दस्तावेज वो दस्तावेज होता है जो लोग दस्तावेज छोड़कर होता है, तो सभी दस्तावेज प्राइवेट दस्तावेज होते हैं। ओके, प्राइवेट लोग दस्तावेज को छोड़कर अन्य दस्तावेजों सभी प्राइवेट दस्तावेज होते हैं। 75 दंड प्रक्रिया संहिता 161 के अंतर्गत पुलिस का कथन कब अभिलेखित किया जाएगा? तो कब किया जाएगा? इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ठीक है, ये जो है कब किया जाएगा? विचार के दौरान, यानी 675। तो 75 का जो आंसर है 75 का क्या होगा? अन्वेषण के दौरान विवेचना, अन्वेषण के दौरान विचार ट्रायल होता है, विवेचना के दौरान। मैं इसी पे कंफ्यूज हो गया था, विवेचना किया जाता है विवेचना के दौरान पे। अब बात करते हैं 76 सत्र न्यायालय के समक्ष विचार की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दिया गया है? तो 225 से लेकर 237 तक बताया गया है। कहाँ बताया गया? 225 से लेकर 237 तक। वो कौन सी अधिकतम अवधि जिसमें एक कार्यपालिका का मजिस्ट्रेट एक अभियुक्त को अभिरक्षा में नियुक्त कर सकेगा? कितने दिन नियुक्त कर सकेगा? तो कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की बात करता है, यानी 77 की बात करता है। और 77 क्या कह रहा है? 77 जो है सी कह रहा है, 7 दिन से अनधिक, 7 दिन से अनधिक। ओके, अब बात करता है यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है तो न्यायालय उस अपराध का संज्ञान किस परिसीमा काल तक समाप्ति के पश्चात करेगा? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या रहा था 78 का? तो 78 का जो आंसर है बी, 1 वर्ष। 1 वर्ष अनधिक है, 1 वर्ष से ज़्यादा है तो 3 वर्ष। ओके, अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण के निर्देश दिए जा सकते हैं? तो वो कहाँ बताया गया है? 139 में बताया गया। कहाँ बताया गया है? 139 में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित कथनकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है? तो कथन जो है आवश्यक नहीं है, हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक नहीं। 160 में जो है क्या है? आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? तो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं, वो भी नहीं, उस पुलिस अधिकारी द्वारा जो मामले की विवेचना कर रहा है, ये बुलाया जा सकता है। ठीक, जो मामले की विवेचना कर रहा बुलाया जाएगा। न्यायाधीश लोक सेवक का अभियोजन का उपबंध कहाँ दिया गया है? तो 197 में दिया गया, सी 197 में दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अभियुक्त अपने बचाव में सक्षम साक्षी हो सकता है, दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में बताया गया है? 83 का। तो 83 का जो है ऑप्शन जो है 315 में सक्षम साक्षी हो सकता है, 315 में। दंड प्रक्रिया संहिता 192 को मजिस्ट्रेट के अंतर्गत द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लेने के लिए कौन शासक करता है? तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन करता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ओके, अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को संक्षिप्त विचार कर सकता है?
तो धारा 261 में कर सकता है। कहाँ कर सकता है? धारा 261 में कर सकता है। अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में पीड़ित को उपचार हेतु अपराध विधि संशोधन 2013 में जोड़ा गया था? कौन सा जोड़ा गया था? तो इसका जो है 86 का ऑप्शन जो है कौन सा होगा? 86 का सी, 357 सी जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अपराध में के कौन से दो आवश्यक तत्व हैं? अपराध के कौन से दो आवश्यक तत्व हैं? तो इसका जो है 87 है। तो 87 का क्या होगा? 87 का सही मैच नहीं कि हेतु कितने कोई लेने ना, हेतु दूसरे सिद्ध को नहीं, हेतु 36 तो आइडेंटिटी से कोई लेने देने नहीं। ओके, इसको डेट कर दिया है छत्तीसगढ़ ने। अपहरण के लिए अपराध व्यक्ति जिसे अपहरण किया जाता है होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो व्यस्क होना चाहिए, सॉरी अवयस्क होना चाहिए, व्यस्क होना चाहिए, व्यस्क या अवयस्क होना चाहिए। तो जो इसका आंसर जो है 88 का जो है व्यस्क या अवयस्क दोनों होना चाहिए। ठीक। संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम एक व दो या दो से अधिक राज्यों को राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? दो या दो अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है। 92 का आंसर जो है ये सातवें संशोधन अधिनियम के तहत बनाया गया था। ठीक। अब बात करते हैं 93 में जो है नए प्रदेशों के सृजन उसकी सीमाओं को निर्धारण करने का अधिकार निहित है। किसके पास निहित है? 93 का एक है, तो इस संसद के पास निहित है। अब बात करते हैं कि 94 राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का समावेश भारत के संविधान की उद्देश्य में किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो ये जो है 94 का कौन सा ऑप्शन है? तो 94 का जो है बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अब बात करेंगे 95 संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार जो है 95 का तो बी है, ये विधिक अधिकार है। क्या है? एक विधिक अधिकार है। ठीक। अब बात करेंगे कि 96 भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से वर्णित है? नीति निर्देशक सिद्धांतों से वर्णित है, ये बात है जो है 96 का जो है ये डी, यानी 14 वर्ष की जो है आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है। भारतीय संविधान के धारा अनुच्छेद 340 में निहित है। क्या निहित है? तो 340 में जो निहित है जो है क्या है? 97 का 340 में जो निहित है 97 में जो है वो क्या है? पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है। अब 98 संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 98 का जो है कौन करता है? तो 98 का सी है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। 99 का क्या है? 99 का भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो 99 का जो है सी है, अनुच्छेद 124(4). कौन सा है? अनुच्छेद 124(4). अब बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में निहित है। तो 352 में क्या निहित है? आपातकालीन की घोषणा। ठीक है, आपातकालीन की घोषणा। दोस्तों यहीं तक जो है छत्तीसगढ़ पेपर समाप्त होती है। अब मैं नए सीरीज के माध्यम से यानी बिहार यूपीओ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं डेली रूबरू होऊंगा। दोस्तों मैं यहीं से दरख्वास्त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। नए साल यानी हैप्पी न्यू ईयर का पूरी तरीके से एंजॉय करें। बाय बाय। ओके।